गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीक की करंट अफेयर्स की इन एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपको एक हेल्प मिलती है कि आप अर्ली लेवल पे अपने एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज की तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ आप चेक कर पाएँ कि आपने किस तरीके से इस वीक तैयारी की है और साथ-साथ कि आप कितना अपडेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK1 फाइटर जेट्स के लिए किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है F404IN20 इंजन्स के लिए। तो उस कंपनी का नाम क्या है, मतलब किसके साथ ये HAL ने तेजस MK1 फाइटर जेट्स के लिए जो ये इंजन्स हैं F404IN20, तो किस कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट किया है? तो ये एग्रीमेंट किया गया है जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएसए के साथ। HAL ने इंडिया की साइड से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको इंजन के लिए एक मतलब एग्रीमेंट किया है उसके साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। फाइटर जेट किस में लगाए जाएंगे? तेजस MK1 में। तो इंजन का नाम ये है, फाइटर जेट ये है, और एग्रीमेंट किसके किया है? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजन किस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके का ये इंजन है, और ये इस इस साइड में ये लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का इंजन, कंपनी कंपनी का इंजन का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा लिखा जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है HAL ने तेजस MK1 फाइटर जेट्स के लिए। तो उस इंजन का नाम कितना है? इंजन का नाम है F404IN20, और इधर किस कंपनी का नाम पूछेगा? जनरल इलेक्ट्रिक यूएस। नेक्स्ट आ जाते हैं एड फॉल्सी वैक्स। ये वैक्सीन है, इंडिया के द्वारा डेवलप की गई। तो किस डिसीज के लिए इसको डेवलप किया गया है? प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज? एड वॉल्सी वैक्स। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है मलेरिया वैक्सीन के लिए, मलेरिया डिसीज के लिए, ठीक है। ये इंडिया की खुद इंडिजिनियस वैक्सीन है, जिसको ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसके पार्टनर ने साथ में मिलकर डेवलप किया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि एड फॉल्सी वैक्स जो इंडिया ने इंडिजिनियसली वैक्सीन को डेवलप किया, वो किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है? वो की जाती है मलेरिया को, मलेरिया के लिए, ठीक है। और अगर स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि मलेरिया फैलता कैसे है, देखो फैलता तो ये मॉस्कीटो, फीमेल एनाफोलिस से है, उनके बाइट करने से हो। बट वो एनाफोलिस में कैसे आता है? वो आता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम पैरासाइट के थ्रू। मतलब प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम पहला जो पैरासाइट होता है, उससे आता है मॉस्कीटो को, एनाफोलिस को, और वो जब हमको बाइट करते हैं तो उसके थ्रू हमारे अंदर भी ये इन्फेक्ट, मतलब ये जो पैरासाइट है वो पहुंच जाता है और हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, तो हमको मलेरिया डिसीज हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए ये वैक्सीन को बनाया गया है, एड फॉल्सी वैक्स, ठीक है। और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम पैरासाइट और मॉस्किटो एनाफोलिस, ठीक है। एनाफोलिस मॉस्किटो। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, एनाफोलिस मॉस्किटो, और ये प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम पैरासाइट का याद रखना है, और वैक्सीन का नाम याद रखना है जो बनाया गया है मलेरिया के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं वही चेन, यहाँ पे भी मैंने समझाया है। पहले इन्फेक्ट करता है मॉस्किटो, फिर ये लीवर में पहुंचता है, फिर रेड ब्लड सेल में पहुंचता है, फिर उसके बाद दूसरा मॉस्किटो हमको बाइट करता है, फिर उसके वो भी इन्फेक्ट हो जाता है इस पैरासाइट से। फर्दर वो अदर मतलब बच्चे पैदा करते हैं अदर मॉस्किटोस वगैरह, फिर वो फर्दर ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल हिंदी डे। हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। उसका डेट आपको पता होना चाहिए और रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेट है उसका, हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। और रीजन, क्योंकि इसी दिन देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया था 1949 में, ठीक है। 1949 में हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। और वो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 343 के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। 14 सितंबर, डेट पूछ सकता है, रीजन पूछ सकता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में अडॉप्ट किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 पार्ट 1, ठीक है। फर्दर अगर स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं, 343(1) में बोला गया हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, नॉट नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया। साथ ही साथ 343(2), इसमें इंग्लिश को भी एज एन मतलब अल्टरनेट ऑफ लैंग्वेज विद ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी यूज करने का प्रावधान था 15 साल के लिए। फर्दर इसको बढ़ा दिया गया था बाद में, ठीक है, 1967 में। तो 343 क्या है? इसमें पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब कर सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर। ये इसका मेंशन किया गया कि 15 साल के बाद डिसाइड करेगी क्या करना है, पर उसको बाद में कंटिन्यू कर दिया गया था कि साथ में बोथ लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, ठीक है।
पार्लियामेंट के पास पावर है इसके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने रिसेंटली क्रॉस कर दिया 250 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से। मतलब जो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट का जो टारगेट था 2030 तक, तो उसका 50% तो हमने अचीव कर लिया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? इंडिया का टारगेट है जो 2030 तक, उसका 50% हमने अचीव कर लिया है। 500 गीगावाट का टारगेट है, 250 ऑलरेडी अचीव कर लिया 2030 तक, अहीड ऑफ डेट। ठीक है, 2030 की डेट से पहले अचीव कर लिया। देख लेते हैं इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। मेजर जो पोर्शन रहा है इस एनर्जी को अचीव करने में, सोलर का रहा है हाथ। सोलर का 123 रहा है, विंड का 52 रहा है, सेकंड नंबर पे हाइड्रो, सॉरी सेकंड नंबर पे हाइड्रो है। सोलर के बाद हाइड्रो आएगा 55.2, विंड थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, मतलब ये एज ए नंबर वन, ये टू, ये तीन। ठीक है, तो पहले सोलर, फिर हाइड्रो, फिर विंड, फिर फर्दर बायो एनर्जी, फिर लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट इसका चार्ट भी मैं बनाया हूँ साथ साथ में, यहाँ इसको भी आप रेफर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान भारतम पोर्टल, ये किससे रिलेटेड है और इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टू प्रिजर्व करने के लिए हमारे मैन्युस्क्रिप्ट को, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उनको डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, तो ज्ञान भारतम पोर्टल टू डिजिटाइज प्रिजर्व इंडियन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट एंड नॉलेज ट्रेडिशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें लिंक कर दिया गया है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने रिसेंटली कमीशनिंग की है इंडिया के फर्स्ट 3D नवल एयर सर्विलेंस रडार। मतलब जो एक रडार बनाया है नेवी के लिए, उसका नाम है लांजा एन। इसको बनाया किसने? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। तो किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट, मतलब किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया है? ठीक है, लांजा एन सर्विलेंस रडार है नेवी के पास, टाटा एडवांस सर्विलेंस लिमिटेड ने बना सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है इसको, स्पेन के साथ कोलैबोरेट करके। और ये पर्पस क्या होता है रडार का? पर्पस होगा डिटेक्ट करते हैं किसी एयरक्राफ्ट को, किसी ड्रोन को, मिसाइल सिस्टम को, नफल डिफेंस के लिए, मतलब उस एरिया के अंदर कोई ऊपर से अटैक तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए एंटी मतलब डिटेक्टेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इस तरीके का ये दिखाई देता है, ऑफिशियल वेबसाइट से ये इमेज लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग ने इंडिया के लिए एक टारगेट सेट किया है टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस प्रोडक्शन में। किस साल तक का ये टारगेट है, मतलब कब तक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस? तो ये टारगेट लिया गया है 2030 तक, और साथ ही साथ 2047 तक इसको डबल करने का टारगेट लिया गया है। ठीक है, पल्स प्रोडक्शन को डबल करने का टारगेट कितना है, कब तक है? 2047 तक। और सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट कितना है? 2030 को। देखो सेल्फ सफिशिएंसी क्यों नहीं है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, फिर भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके साथ साथ हम लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब हमको प्रोडक्शन से ज्यादा हमारा कंजम्पशन आ जा रहा है, होते हुए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड होते हुए भी। तो इसलिए हमको बाहर से इंपोर्ट को रोकने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी लानी पड़ेगी, मतलब इंपोर्ट को भी खत्म करना है। तो वो 2030 का टारगेट है, और डबल करने का टारगेट 2047 का है। तो किन पल्सेस में मतलब मेजरली टारगेट किया जा रहा है 2047 तक? तुर, उड़द और मसूर, इन तीन दालों को टारगेट किया जा रहा है। तुर और उड़द है खरीफ की फसलें, और मसूर है अपने रबी की फसल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड आईवी प्लांट रिसेंटली न्यूज में था। इंडियन रिसर्चर ने इसकी हेल्प से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है। क्या बनाया है वो प्रोडक्ट? वो बनाया कि एडवांस वोंड हीलिंग पैड, मतलब एक घाव को भरने के लिए एक पैड बना दिया गया है इस प्लांट की प्रॉपर्टीज को यूज करके। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रिसर्च किसने किया है? ये साइंटिस्ट है GNT BGRI केरला से, उन्होंने इस रिसर्च को किया है। ये वॉन्ड हीलिंग पैड बना दिया गया है रेड आईवी प्लांट को लेकर। रेड आईवी प्लांट कैसे दिखाई देता है? इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कारबोरो सोल। ये सोल है, कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है। तो इसको लेके डिस्प्यूट किस किस कंट्री के बीच में है जनरली? मतलब इसको लेके डिस्प्यूट रहता है दो कंट्रियों के बीच में, वो कंट्री कौन कौन सी है? तो ये कंट्री है फिलीपींस के, ये वेस्ट साइड में पड़ता है फिलीपींस, बट मलेशिया के साथ नहीं है। फिलीपींस वर्सेस चाइना, तो इन दोनों कंट्रियों के बीच में ये एग्रीमेंट रहता, मतलब वो डिस्प्यूट रहता है इस टोल को लेके। मैप में देख लेते हैं, देखो इनके दो नाम भी हैं अलग अलग, कि इसको फिलीपींस में क्या बोला जाता है, चाइना में क्या बोला जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इस सोल को लेके किसके बीच में डिस्प्यूट है और ये पड़ता कहाँ पे है। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, तो कि ये रहा स्कारबोरो सोल, 8 डैश लाइन के बीच में है।
ठीक है, ये फिलीपींस और चाइना, इसके लिए इसको लेके इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता ही रहता है। साथ साथ ताइवान भी इससे कई बार अपने क्लेम बताता है। ठीक है, और साथ साथ में पार्सल आइलैंड पे भी चलता है, स्पार्टले आइलैंड, इस सबको मतलब साउथ चाइना सी के अंदर जो भी पड़ रहा है ना, तो उसको चाइना अपना हक जमाने की कोशिश करता ही है, दूसरे छोटे कंट्रियों को प्रेशराइज करता है, अपना इस पर फोर्स बना के अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता ही है। ठीक है, रीजन बी की अच्छे फिशरीज के सोर्सेज है वहाँ पे, हाइड्रोकार्बन के सोर्स है, और दूसरा इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स का मतलब उसके रास्ते में पड़ता है, जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह है, तो ये शिपिंग रूट्स पे पड़ता है, इसलिए इस पे अपना अधिकार बना के रखने की कोशिश करता है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, देख लेते हैं ये रूट्स वगैरह। देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यहाँ से ये अपना स्कार्बोरो shoal पड़ेगा, फिर यहाँ सुंडा स्ट्रेट से भी जाओगे, लंबोक स्ट्रेट से भी जाओगे, मतलब ये इस रूट पूरे रूट पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर चाइना रहेगा तो पूरा उसका अधिकार रहेगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ये लैंगखोंग पूजा रिसेंटली ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, ये किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है असम के अंदर? लैंगखोंग पूजा को कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यही आया था, या तो ये लैंगखोंग पूजा किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इतना पूछेगा, या पूछेगा इसको कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है तीबा लालोंग कम्युनिटी के द्वारा। इतना आपको दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। लैंगखोंग पूजा सेलिब्रेटेड इन असम बाय ट्राइबल कम्युनिटी तीबा, उसको बोलते हैं ललोंग भी। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडिया की वुमेन जो हॉकी टीम है ना, उसको कौन सा मेडल मिला है एशिया कप में, जो को हांगजू में मतलब मतलब वहां पे अकर हुआ था, ये हेल्ड हुआ था एशिया कप। इंडिया की वुमेन टीम ने कौन सा मेडल लिया है? तो इंडिया की वुमेन टीम ने लिया है मेडल सिल्वर। अब तो गोल्ड किसने लिया है? गोल्ड लिया है चाइना ने, हम चाइना से लॉस्ट हो गए थे 1/4 से। ठीक है, सिल्वर इंडिया के पास आया है वुमेन टीम, इंडियन वुमेन हॉकी टीम का, और हांगजू में सेलिब्रेट हुआ था एशिया कप, और चाइना ने इसको जीत लिया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस को रिसेंटली एक अवार्ड मिला है 2023-24 के लिए, वो अवार्ड कौन सा है? मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, तो इसको कोई एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड कौन सा है? तो इसको अवार्ड दिया गया है राजभाषा कीर्ति अवार्ड, मतलब ये प्रमोट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस राजभाषा कीर्ति अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आईएनएस तिरकांत, रिसेंटली ग्रीस पहुंचा है सलामिस बे पे, ये ग्रीस का एक मतलब बे है, तो कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये वहां पे पहुंचा है ग्रीस में? तो ये पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा है एक्सरसाइज इंडो हेलेनिक। ठीक है, इंडिया और ग्रीस की फर्स्ट टाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, नेवी को लेके है, तो वहां पे इंडिया का ये त्रिकांत पहुंचा है, और ये एक्सरसाइज होगी मेडिटेरियन रीजन के अंदर। अब देख लेते हैं मैप के थ्रू कहाँ पे पड़ता है। देखो ये रहा ग्रीस, और ये पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से लेके ये मेडिटेरियन सी है यहाँ तक। ठीक है, जब तक स्ट्रेट ऑफ ये इधर ये रेड सी वगैरह से कनेक्ट नहीं होता, ये पूरा का पूरा वही है मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे ग्रीस का है ये बे था, सलेमिस बे, वहाँ पे इंडो हेलेनिक एक्साइज है, वहाँ पे इंडियन का यानी श्रीकांत गया है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया गया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम तो देखो क्वेश्चन में दे दिया, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको इनोग्रेट कहाँ पे किया? लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको इनोग्रेट किया गया है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, होम मिनिस्टर ने इसको वहां पे इनोग्रेट किया था। इसमें क्या होगा कि देखो लार्जेस्ट है और काफी ज्यादा मतलब एडवांस है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है इसके अंदर, ये ज्यादा मतलब मेन इस पे जाना नहीं है, मतलब एडवांस तो बनाया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मतलब आज की जनरेशन के लिए। तो लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है और ये कहाँ पे बनाया गया है, इतना आपको पता होना तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद गुजरात, इस तरीके का ये दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाता है हिंदी दिवस, अभी हमने बात की थी 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट हो, वर्ल्ड हिंदी दिवस, इसको क्यों मनाया जाता है और कितनी डेट को मनाया जाता है, इतना भी आपको याद होना चाहिए। 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 के अंदर। ठीक है, इसको वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसको 14 सितंबर को जो इंडिया का हिंदी दिवस है, उसको आर्टिकल 343 में पहली बार हिंदी देवनागरी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस प्लेस पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, वो किया गया है गोपालपुर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और ये जॉइंट वेंचर है एसीएम ग्रुप,
जापान आईएचआई मतलब जापान के साथ कोलैबोरेट किया। एसीएमओ ग्रुप के पास 70% स्टेक और 30% जापान के आईएचआई कॉर्पोरेशन के पास, ठीक है। इससे बूस्ट मिलेगा इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी में, और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया की पहली स्पेस सिटी कहाँ पे आने वाली है, कहाँ पे बनने वाली है। ये बनने वाली है तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर। इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। तो इससे क्या होगा, पार्टनरशिप किसके साथ की है बनाने के लिए, स्काई रूट एक प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। इसमें क्या किया जाएगा, प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, लॉन्चेस किए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएगी, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बन गया, ठीक है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर पहला स्पेस सिटी का एक प्लान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में जो करंटली है वो कौन सी है। मतलब अभी रिसेंटली एक एनालाइज सर्वे एनालाइज मतलब देखा गया है कि कौन सी ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है इंडिया के अंदर, वो बन गई नमो भारत। दिल्ली मेरठ वाली ये आरआरटीएस है, ये फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है, ठीक है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर है जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई विद द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब एक्चुअल ऑन ग्राउंड स्पीड इतनी आई है इसकी। इसके कंपैरिजन जो गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उनकी वो ट्रायल स्पीड है। उनको एक्चुअल उतनी स्पीड पे चलाया नहीं जाता ऑन द ट्रैक, ठीक है। जब पैसेंजर को लेके जाती है तब उतनी स्पीड पे नहीं चलाया जाता, वो उसकी ट्रायल स्पीड है। बट इसकी जो 160 पर किलोमीटर पर आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली मतलब जो चलाया जा रहा है पैसेंजर को जब कैरी करके जा रही है तो उतनी स्पीड पे इसको मूव किया जाता है। तो इसलिए इसकी फास्टेस्ट ट्रेन में इसका पहला नाम आया, नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस, दिल्ली मेरठ मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, India is the only country authorized by UN single convention on narcotic drugs to produce which of the following। मतलब इंडिया ही एक ओनली कंट्री है जिसमें एक सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस करने का एक ऑथराइजेशन मिला हुआ है ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड कुछ आइटम प्रोड्यूस करने का ओनली इंडिया के पास ऑथराइजेशन है, वो है गम ओपियम, ठीक है। ये इंडिया के पास ही है ये सर्टिफिकेशन, इसके अलावा इंडिया के अलावा कोई इसको प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको 1961 के यूएन कन्वेंशन के अंदर इंडिया अलोन हैज मैंडेट टू प्रोड्यूस गम ओपियम, वाइल बाकी जो 11 कंट्री हैं उनके पास भी इसका प्रोड्यूस करने का वो है, पर वो कॉफी प्रोड्यूस कर सकते हैं, गम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। गम एक्सट्रैक्ट करने का बस ऑथराइजेशन मिला हुआ है, वो इंडिया को मिला हुआ है। और इसका रिसेंटली ओपियम ओपन ओपियम लाइसेंसिंग पॉलिसी भी आई थी, एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर ओपीएम पॉपी के लिए, ठीक है। गम प्रोड्यूस करने का बस ऑथराइजेशन मिला हुआ है, इंडिया को मिला हुआ है। तो गम ओपीएम जो रहता है उसमें क्या क्या होता है, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। मॉर्फिन रहता है जिससे पेन रिलीफ होता है, कोडीन हो जाता है वो कफ सिरप में काम आ जाता है, बाकी एडिबल सीड्स और ऑयल्स भी इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ यूज हैं डेली लाइफ में। इंडिया ओनली यूएन ऑथराइज कंट्री टू प्रोड्यूस गम ओपियम, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में आपके आ सकती है। इंडिया ही ओनली ऑथराइज है टू प्रोड्यूस गम ओपियम। एक्ट इसके अंदर आ जाती है, एनडीपीसी एक्ट 1985। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। टचिंग कंट्रीज हैं, इजीली याद करना आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ये ड्रग्स के जो कार्टेल हैं, दो ये गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, तो यहाँ पे चलता है, यहाँ से इंडिया के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती है क्रॉस बॉर्डर। तो गोल्डन क्रिसेंट के अंदर है ये अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तीनों बॉर्डरिंग कंट्रीज। एंड देन गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, नीचे थाईलैंड, इधर लाओस, और ये अपना वियतनाम, चार ये गोल्डन ट्रायंगल बनाती है। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर। रिसेंटली एक मतलब एक टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से 8 टाइगर्स को रीलोकेट करने के लिए प्लान बनाया है, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से और पेंच टाइगर रिजर्व से। तो ये किस टाइगर रिजर्व के अंदर उनको रिलोकेट किया जाएगा, ये किया जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी थी ना, कैरिंग कैपेसिटी, उसको ये एक्स्ट्रा कर दिया है, मतलब ज्यादा हो गए हैं। और दूसरा सह्याद्री टाइगर रिजर्व में भी कम पॉपुलेशन है वहां पे, और थोड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए भी वहां पे उनको मूव किया जाता है, रीलोकेट किया जा रहा है। मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये पड़ते हैं, ठीक है। मैप में देखना ज्यादा जरूरी है। ये अपना सह्याद्री टाइगर रिजर्व जहाँ पे इनको मूव किया जाएगा, कृष्णा रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास ही है। और दूसरा जहां से मूव किया जाएगा ये पेंच हो गया अपना,
और ये हो गया तदोबा अंधेरी। ठीक है, ये इस वाले रीजन में पेंच और तदोबा अंधेरी यहाँ पे थे और सह्याद्री अपना यहाँ के आसपास था, तो वहां पे उसको रिलोकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेबी ने रिसेंटली रिक्लासिफिकेशन कर दिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। ये रीट्स होते हैं जो, उनको दूसरी कैटेगरी में लिया जा रहा है। पहले वो हाइब्रिड कैटेगरी में आते थे, अभी उनको ले जा रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मतलब पहले उनको हाइब्रिड कंसीडर किया जा रहा था, पहले किया जाता था कंसीडर ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट प्लस में इक्विटी दोनों के अंदर, मतलब कुछ 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 शेयर रहता था, हाइब्रिड बोलते थे। अब अभी उनको टोटली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ले जा रहा है रीट्स को। तो ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में अपियर हो सकता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और साथ ही साथ जो रीट्स के साथ इन्वेट्स भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट वाले ट्रस्ट, तो उनको अभी भी हाइब्रिड कैटेगरी में ही रखा गया है। हाइब्रिड आपको बता दें इक्विटी और डेब्ट के फीचर्स होते हैं, पर रीट्स में अब टोटली इक्विटी में, मतलब म्यूचुअल फंड में अब उनको इक्विटी इलेक्शन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल न्यूज में एक काफी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था, इसको इंडोर्स किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो ये रिलेटेड है तो जो पैलेस्टीन और जो इसराइल में जो इशू चल रहा है ना, उसके पीसफुल सेटलमेंट के लिए। ये मतलब टू स्टेट थ्योरी को लेके पैलेस्टीन और गाजा को मतलब एक साथ क्लब करके बना दिया जाए इसराइल से अलग करके। तो उसके लिए एक ये यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के अंदर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो इंडिया ने फेवर में वोट किया था, बाकी इसराइल और यूएसए ने इसको अपोज किया है। मतलब इसराइल का तो खुद का है ही है, और यूएसए ने इसको साथ साथ में अपोज किया है, इंडिया ने फेवर किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है उतना पता होना चाहिए। मैप में देख लेते हैं, इजराइल का ये वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है, ये जेरूसलम वगैरह, ये पैलेस्टीन और ये गाजा, इनको एक साथ मिला दिया जाएगा और ये बाकी इजराइल रह ही जाएगा। नेक्स्ट देख ले सिकाडास। ये कोई स्पीसीज है, एब्सेंट रहती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। अभी रिपोर्ट में थी, क्योंकि ये वैसे तो साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिकाडास की जो आवाज है ना सुनाई नहीं देती, मतलब वहां पे एब्सेंट पाए जाते थे, तो इसलिए इसको नाम दिया गया था। बट अभी क्या है कि रिसेंटली इनकी चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो अपना क्लाइमेट चेंज ये सब, उससे रीजन से ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह की वजह से इनकी दोबारा से इनकी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। तो इनको, ये एक स्पीसीज है, तो इसलिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ये न्यूज में थी। ठीक है, और चांस मतलब किस वजह से? इकोलॉजिकल चेंज, इधर फॉरेस्ट रिकवरी और पॉसिबल हैबिटेट डिसरप्शन। या तो फॉरेस्ट में वो फिर से रिकवर कर रहे हैं, या फिर डिसरप्ट हो गया है ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन देयर इकोलॉजिकल होम। ठीक है, स्काडास। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मैप के अंदर देखें तो हम, ये केरला के अंदर पड़ता है, इस रीजन पे, मतलब तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एडिस एगिपति मॉस्किटो जो है कौन कौन सी डिसीज फैलाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी डिसीज वो नहीं फैला रहा है। तो देखो सी डी, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, CDYZ। मतलब ए बी के बाद सी डी आता है, सी डी आप याद रख लो, सी डी से चिकनगुनिया, डी से डेंगू, YZ लास्ट में चले जाओ अल्फाबेट्स के, वाई से येलो फीवर और जेड से जी का वायरस। ये चार डिसीज से फैलती हैं एडिस एगिपति से। इतना आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट इजीली होने वाला है। इसमें से कौन सा नहीं है? मलेरिया नहीं है। मलेरिया में आपको बताया ही था, एनाफिलीज फैलाती हैं और ये पैरासाइटिक एक डिसीज है। तो ऑप्शन हो गया डी। और एडिस बोर्न वायरस वायरल डिसीज के बारे में जान लेते हैं। एडिस एगिपति और एडिस एल्बोपिक्टस से फैलती हैं। ये डे टाइम पे काटते हैं, और इसके मच्छर कहाँ पे पैदा होते हैं? स्टेगनेंट वाटर के अंदर, कूलर, टायर्स, कंटेनर्स, फ्लावर पॉट्स के अंदर। ठीक है, डेंगू क्या है? डेंगू का दूसरा नाम दिया जा गया है ब्रेक बॉर्न फीवर। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, कभी भी एग्जाम, मतलब आते ही आते हैं, कभी भी नहीं, आते ही आते हैं। डेंगू को ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोलते हैं। चिकनगुनिया में रैसेस वगैरह हो जाते हैं। जीका वायरस जब बच्चों में होता है उसको माइक्रोसिफेली बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो येलो फीवर है ना, वो इंडिया के अंदर है ही नहीं, वो एंडेमिक टू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है। इंडिया के अंदर ये कम पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये पूछ रहा है कौन सा एडिस मॉस्किटो से फैलता है। डेंगू हो गया, सीधे सीधे बात, अभी पढ़ा था CDYZ। डेंगू फैलता है, मलेरिया अपना एनाफोलिस से फैलता है, पैरासाइटिक डिसीज है। कालाजार के बारे में जान लेते हैं, ये किससे फैलता है? कालाजार ये सैंड फ्लाई से फैलता है। ठीक है, इनकी बाइट से फैलता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2027 के अंदर सबमिट कहाँ पे होने वाली है? ठीक है, इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी आते हैं कि जो कुछ अलग हो, कि ये एससीओ जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 2027 की सबमिट कहाँ पे होने वाली है। ये आपको मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कुछ, मतलब जैसे कि कुछ एडवांस है कुछ,
ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। अब पाकिस्तान संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसके अंदर ये रेड्स है, वो टेररिज्म को अगेंस्ट है, और पाकिस्तान टेररिज्म का घर है, और उसी के अंदर ये समिट होने वाली है। और ये होती कैसे है, किस बेसिस पे यहाँ पे होने वाली है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 27 की कहाँ पे होने वाली थी, पाकिस्तान। होती किस बेस पे, रोटेशनल बेसिस पे इनका नंबर आता है, इसलिए यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो मेंबर देख लेते हैं, एससीओ के मेंबर कौन कौन से हैं। 10 मेंबर हैं इसके अभी। 10 मेंबर कौन कौन से हैं, देखो भाई। रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चार ये हो गए सेंट्रल एशिया के चार कंट्री, और रसिया और बेलारूस ऊपर। उसके साथ साथ चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये 10 कंट्री इसके मेंबर है। मंगोलिया नहीं आएगा बीच में। यहाँ पे जो रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया पड़ता है, वो इसका मेंबर नहीं है, वो उसका ऑब्जर्वर मेंबर है। और साथ साथ अफगानिस्तान जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में है, वो भी एक ऑब्जर्वर है अभी, ठीक है। बाकी सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ रेड्स, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में, वो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है इसका, एससीओ का। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रिसेंटली एक तो, हाँ सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग संघाई आंसर लगा सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बट इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, ठीक है। वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से करंट का क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो 2027 का ये जो समिट है वो होने वाली है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। ये 16 सितंबर को मनाई जाती है। किस बॉडी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, वर्ल्ड ओजोन डे, मतलब किसने अप्रूवल दिया था कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसकी इस साल की थीम क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एडॉप्शन दिया था 94 के अंदर। और ये 16 सितंबर 1987 के अंदर पहली बार जो समिट हुई थी इसको लेके, ओजोन को लेके, तो उसके उसके बिहाफ पे इसको वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। 1984 में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 की है उसके बिहाफ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को एवरी ईयर। थीम इस बार की है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसको 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम क्या है इसके, डेमोक्रेसी को लेके मतलब एक थीम रखी जाती है कि सेलिब्रेट करने के लिए डेमोक्रेसी को। तो इस साल की थीम है फ्रॉम वॉइस टू एक्शन, फ्रॉम वॉइसेस टू एक्शन, ठीक है। यूनाइटेड जनरल असेंबली ने इसको 2007 में इसको स्टार्टिंग की थी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के, फ्रॉम वॉइस टू एक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिग्नस एक्सएल एक्सटेंडेड लेंथ कार्गो स्पेस क्राफ्ट है ये। इंटरनेशनल आईएसएस जो स्टेशन है अपना, उस पर रीसप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये किसके ज्यादा ऑपरेट किया जाता है, मतलब इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऑपरेट करती है, सिग्नस एक्सएल कार्गो स्पेस क्राफ्ट। इसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रीसप्लाई के लिए। तो इसको यूज करती है नॉर्थ ग्रूमन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑपरेट करती है रीसप्लाई पहुंचाने को, मतलब जो सप्लाई वहां पे खत्म हो जाती है आईएसएस पे, तो वहां पे रिसप्लाई के लिए यूज किया जाता है सिग्नस एक्सएल कार्गो स्पेसक्राफ्ट बाय नॉर्थरॉप ग्रूमन। देख लेते हैं किस तरीके का दिखाई देता है। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये रीयूजेबल व्हीकल नहीं होता। ये सप्लाई देने के बाद री एंट्री करता है और खुद ही आसमान में जल जाता है, ठीक है। उस तरीके का ये होता है। ऑर्गेनाइजेशन पता ही चल गया होगा वो नॉर्थरॉप ग्रूमन, नासा के अंदर ये कॉमर्शियल रीसप्लाई सर्विस प्रोग्राम में काम करती है। इस तरीके की दिखाई देती है। फर्स्ट बेम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, मतलब बेम्बू को एज एन सोर्स मटेरियल यूज किया जाएगा इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। तो ये लगाया जा रहा है असम के गोलाघाट में, नुमालीगढ़ के अंदर, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी गोलाघाट, वहां पे इसको लगाया जा रहा है, बेम्बू को यूज किया जाएगा। वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ काइंड टू यूज बेम्बू एज ए फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आईएनएस एंड्रोथ, ये न्यूज में था। तो ये क्या है भाई, आईएनएस एंड्रोथ क्या है कि ये सेकंड एंटी सबमरीन वारफेयर, एएसडब्ल्यू, मतलब सबमरीन को रोकने के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर है, सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसको बिल्ड किया है गार्डन रिच बिल्डर एंटरप्राइजेज ने, ठीक है। आईएनएस एंड्रोथ, सेकंड ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, बिल्ट बाई गार्डन रिच बिल्डर एंटरप्राइज, ठीक है। और इसको नाम रखा गया है एंड्रोथ आइलैंड के, जो लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है। मैप के अंदर आप देख लेना एंड्रोथ आइलैंड कहाँ पे पड़ता है। लक्षद्वीप, मतलब लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप है ना, उसके अंदर ये एंड्रोथ आइलैंड है। नेक्स्ट आ जाते हैं माउंट हैरियट, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है ये। तो क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसका नाम चेंज करके कर दिया गया माउंट मणिपुर,
टू ऑनर द मणिपुर फ्रीडम फाइटर, जो इंडो मणिपुर, जो सॉरी, वो मणिपुर का जो ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हुआ था ना, उसको, उनके जो शहीद हुए थे फ्रीडम फाइटर, तो उनको ऑनर करने के लिए माउंट हैरियट का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर ऑलरेडी कर दिया गया है, तो उसको बार बार दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर अभी गए थे रिसेंटली, तो वहां पे इस बात को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। एंग्लो मणिपुर वॉर था 1891 का, उनके ऑनर में इसको रीनेम किया गया था 2021 के अंदर। अब इस बात को फिर से हाईलाइट कर दिया गया है। माउंट हैरियट पड़ता कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साउथ अंडमान के अंदर पड़ता है ये, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। ठीक है, ये अंडमान के पार्ट आपको पता होना चाहिए। साउथ अंडमान के अंदर ये माउंट हैरियट पड़ता है, जिसका नाम रख दिया गया है माउंट मणिपुर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम चेंज कर क्या रखा हुआ है, बस वही काफी है। पिंक टैक्स क्या होता है? अब पिंक टैक्स, ये टैक्स वैक्स कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि जो लेडीज के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट में, उनको, मतलब उनको हायर प्राइस चार्ज किए जाते हैं एज कम्पेयर टू, जैसे कि मान लो एक रेजर है, मेंस का रेजर लेस कॉस्ट का होगा एन कम्पेयर टू वोमेन्स रेजर, उनका रेजर की कॉस्ट अपने आप ही हाई होगी, क्योंकि वो वोमेन यूज करने वाली हैं, तो इसलिए उसको पिंक, एक तरीके से पिंक टैक्स का नाम दे दिया गया। हायर प्राइस चार्ज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटेड टू वुमन कंपेयर टू मैन। ठीक है, ये टैक्स नहीं है, बस एक हायर प्राइसेस रखाए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है लेडीज को लेके। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन किस तरीके की एक्सरसाइज है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कहाँ पे हुई है, और इंडिया की तरफ से इसने किसमें पार्टिसिपेट किया? ये मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सरसाइज है, मतलब सबमरीन के थ्रू रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। सिंगापुर में होने वाली है, साउथ चाइना सी के अंदर। इसमें इंडिया की तरफ से इंडिया का आईएनएस निस्तार जाने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला। ठीक है, ठीक है, आईएनएस निस्तार पार्टिसिपेट करेगा अपना। तो आईएनएस निस्तार क्या है ये पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी के अंदर होने वाली थी, सिंगापुर मल्टीपल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है आईएनएस, ये अपना क्या नाम था, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच। ठीक है, जो आईएनएस निस्तार है ना, इंडिया का न्यू डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ये एक्सरसाइज कैसी थी, रेस्क्यू वाली थी, तो इसके हिसाब से रेस्क्यू कर सकते हैं आईएनएस निस्तार। तो ये क्या है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। चाइना ने इसमें एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। ठीक है, एज ए मेंबर नहीं, ओनली एज ए ऑब्जर्वर, इंडिया का पहला डाइविंग वेसल। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट क्या होती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, मतलब कोई बचा ही नहीं है, पूरी फैमिली किसी को प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर रहा था, अब फैमिली के सारे मेंबर मर गए, कोई बचा नहीं, तो उस जो प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, या तो वो स्टेट ले लेगा या सेंटर ले लेगा, तो उसको ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी रहनी नहीं चाहिए, आर्टिकल 296 के अंदर ये पाई जाती है। ऑप्शन 2 बी आएगा इसका। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्टेट व्हेन पर्सन डाइज इन स्टेट विदाउट लीगल हेयर। ठीक है, आर्टिकल 296 के अंदर इसको पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं मन की मुंडा सिस्टम। एक सिस्टम यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ये किस कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है? ये है हो कम्युनिटी के साथ, हो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ लिंक है ये। मन की मुंडा सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है गवर्नेंस का। अब इसमें देख लेते हैं मुंडा क्या होता है, मन की क्या होता है। मुंडा मतलब एक विलेज का हेड होता है, और मन की क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेज का हेड होता है। झारखंड की हो ट्राइब के द्वारा इसको उसको फॉलो किया जा रहा है अभी भी, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस मॉडल है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। फोकस क्या है? फोकस है इसका हेल्थ और न्यूट्रिशन, वुमेन और चिल्ड्रन को इंप्रूव करना, तो इसलिए इस अभियान को लॉन्च किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर बताया जाएगा। डिसीज से कैसे फाइट करना है, एनसीडी, कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल, मैटरनल हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन काउंसलिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर अफेयर ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको अभियान को लॉन्च किया है। ठीक है, 3M22 जिरकॉन ये क्या है? ये एक मिसाइल सिस्टम है, मतलब ये एक मिसाइल है। ये किस तरीके की मिसाइल है? ये भाई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको डेवलप किया है रशिया ने। पहली बात तो हाइपरसोनिक है, क्वेश्चन में 3M22 किस तरीके की मिसाइल पूछेगा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक। क्रूज है या बैलिस्टिक, क्रूज है। डेवलप किसने किया, रशिया ने किया। 3 पॉइंट याद, क्वेश्चन कन्वर्ट। रेंज आप जान सकते हैं, 1000 किलोमीटर की रेंज है, और मैक स्पीड 8 to 9। ठीक है, हाइपरसोनिक 5+ होनी चाहिए मैक, तो ये 8 to 9 है। ठीक है, साथ ही साथ में इंडिया का भी एक सिस्टम है ऐसा ही, ETLD-HCM मिसाइल। ये क्या है? ये इंडिया का मिसाइल सिस्टम है, स्क्रैमजेट पावर्ड। ये भी हाइपरसोनिक है। ठीक है, जैसे रशिया का 3M22 था, ये भी हाइपरसोनिक, वो भी क्रूज था, ये भी क्रूज है। ठीक है,
डीआरडीओ ने बनाया इसको प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर। 4 पॉइंट हाइपरसोनिक क्रूज डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर इसको बनाया गया है। और इसकी इन कंपेयर टू 3M22 क्या है, इसकी रेंज है ना वो ज्यादा है। मैक्स स्पीड तो उसकी 8 नौ थी, इसकी भी 8 9 है, पर जो इसकी रेंज है ना वो इसकी ज्यादा है। 1500 किलोमीटर, उसकी थी 1000 किलोमीटर। और ये इवेट कर सकता है, इतनी स्पीड है कि इवेट कर सकता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लाइक आयोडोम और S-500। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि फिफ्थ जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट है ना वो इंडिया होस्ट करने वाला 2027 में, मतलब 2027 के अंदर जो कोस्ट गार्ड की समिट है ना इंडिया के अंदर होने वाली है। इसको कहाँ पर डिक्लेयर किया गया था? फोर्थ समिट कहाँ पे हुई है? रोम के अंदर। 115 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 2 साल बाद होती है हर साल, तो इंडिया में 2027 में होगी, अभी 2024 में, सॉरी 25 में रोम के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडिया 13वां कंट्री बन गया है वर्ल्ड में किस तरीके के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इशू करने वाला। ये करेगा OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट, मतलब जो वेट्स वगैरह होते हैं, मेजर्स वगैरह होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो इंडिया सर्टिफिकेशन देके उनको मतलब एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, जिससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें ओवरसीज में टेस्टिंग नहीं होगी, हम खुद से सर्टिफिकेशन इशू कर देंगे वेट्स और मेजर का, जिससे अप्रूवल मिलेगा वर्ल्ड वाइड। तो कौन इशू करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। 13वीं कंट्री बना इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडिया ने इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के साथ फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड। इनमें से क्या ऑप्शन उसके रिलेटेड करेक्ट है? ठीक है, पहला तो 15 साल का एग्रीमेंट है इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के साथ पॉलीमेटल सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो भाई इंडिया बन गया है पहला इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के साथ ये तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, टू पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले भी एक ले चुका है, अब दोबारा से एक और कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिल गया है, ठीक है। फर्स्ट ISA मेंबर इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के साथ फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड। देख लेते हैं कहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, वो अब इंडिया को दिया गया है, कार्ल्सबर्ग रिज इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। और ये होता क्या है, जो जो हाई सीज में एरिया में जो आता है ना उनको गवर्न करता है इंटरनेशनल सी वेदर अथॉरिटी, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो रीजन है वहां पे एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल सी वेदर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक रिपोर्ट निकली है AI फॉर भारत अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। AI फॉर विकसित भारत अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसको निकाला नीति आयोग ने। मतलब जो AI का रोल है ना इंडिया को विकसित बनाने में 2047 तक, तो उसको उसका मतलब जो इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडिया की उसके मतलब AI का, तो उस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम साथ साथ में किसने पब्लिश किया इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है कि इंडिया जो अगर AI का अडॉप्ट किया जाएगा बाकी सारे फील्ड्स में जो अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां से 500 से 600 बिलियन डॉलर तक इंडिया की GDP में ग्रो होगा 2035 तक, ठीक है। इतना इसने दिया है जो क्रक्स है इस न्यूज का। एक और टर्म न्यूज में थी वो भी देख लेते हैं, न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज को यूज किया जाता था ना, अभी इंडस्ट्रीज में क्या मेनली यूज किया था? डेटा। ये एक फ्लो करता है जो डेटा है, न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड डेटा है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री में ऑयल को यूज किया जाता था, अभी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एनालिटिक्स सब में क्या यूज किया जाता है? डेटा। तो ये डेटा इज द न्यू ऑयल। तिरुपति रेजोल्यूशन रिसेंट न्यूज में था, ये क्या है? ये वुमेन लेड ग्रोथ को लेके कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी तिरुपति में, वहां पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, वुमेन से रिलेटेड है ये। वुमेन कैसे लीड करेंगी ग्रोथ के लिए इंडिया को 2047 तक डेवलप बनाने में, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो वुमेन का रोल है टू मेक इंडिया भारत बाय 2407 उसको लेके बात की गई थी। रेजोल्यूशन का नाम याद रखना है और पर्पज क्या था, वुमेन को लेके इंडिया का विकसित भारत बनाने में क्या रोल रहेगा उससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हो जाता है कि इंडिया की रिसेंटली 7 नेचुरल साइट्स को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। देखो पहले किसी भी को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडरेशन लेना है ना यूनेस्को की लिस्ट में, तो पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में लाना पड़ता है, फिर फर्दर उसका अपग्रेडेशन होके मतलब जो ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड करना वो बाद में होता है। तो टेंटेटिव लिस्ट में तो कुछ मतलब 7 नेचुरल साइट को इंक्लूड किया गया है, तो 4 साइट्स को लेकर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, सही है। स्टीवन मैरी आइलैंड क्लस्टर केरला, ये केरला के अंदर नहीं पड़ता, ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर, तो ये गलत है। और मेघालय एज केव्स, तो मेघालय नाम आ ही रहा तो मेघालय के अंदर पड़ेगा, तो नागालैंड ये तो और गलत हो गया। ईरा मट्टी डिबालू रेड सैंड हिल्स आंध्र प्रदेश,
ये सही है, तो ये इसके अंदर पड़ता है। तो 1 और 4 ऑप्शन सही है, 2 और 3 गलत है। 2 का ऑप्शन ऑप्शन होना चाहिए था कर्नाटक, और 3 का होना चाहिए था मेघालय। बाकी देख लेते हैं 7 लिस्ट में कौन कौन से। डेक्कन ट्रैप की जो पंचगनी और महाबलेश्वर है, उसको इंक्लूड किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। स्टीफन वेरी आइलैंड क्लस्टर है, उसको कर्नाटक के अंदर इंक्लूड किया गया है। मेघालयन एज केव्स जो मेघालय के अंदर है, उसको इंक्लूड किया गया है। नागा हिल ओफिलाइट्स नागालैंड के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये 7 की लिस्ट है पूरी। अच्छे से रेफर कर लेना, थोड़ा देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आप जितनी बार इसको याद करोगे उतनी बार भूलने के चांसेस हैं। तो बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये इरामती डिबालू आंध्र प्रदेश, तिरुमाला हिल आंध्र प्रदेश, वर्कला क्लिफ केरला। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को हर साल, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? ये किया जाता है श्री एम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी पे। क्यों किया जाता है? तो देखो, ये एक मतलब ये सिविल इंजीनियर थे, इनको बोला जाता है कि मैन हु सेव्ड बेंगलुरु। ठीक है, ये काफी बड़े इंजीनियर थे, इसलिए इनको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है पॉस एक्ट को लेके। तो वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो कोई एक तरीके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं होता वहाँ पे। मतलब ये पार्टी है, ये ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टाइप रिलेशन है। तो वहाँ पे ये पॉस एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर नो स्कोप फॉर पॉस एक्ट 2013 इन पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉश एक्ट क्या है? ये विसाखा गाइडलाइंस के बिहाफ पे बना था। 97 में गाइडलाइंस आई थी, बाद में बना था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर नहीं आती। ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो कनेक्ट करती है युगांडा की लेक एल्बर्ट ऑयल फील्ड को तंजानिया से। तंजानिया का कौन सा पोर्ट है? वो है तांगा पोर्ट। ठीक है, ये लार्ज मतलब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। कहाँ से? लेक अल्बर्ट युगांडा से लेके पोर्ट ऑफ टांगा तंजानिया में, इंडियन ओशन। मैप में देख लेते हैं, यहाँ से लेक अल्बर्ट से लेके आ रही है, और ये टांगा यहाँ पे पड़ेगा, टांगा पोर्ट। ठीक है, वहां तक जाती है तंजानिया के। ये मैप में टांगा पोर्ट, ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये युगांडा एल्बर्ट लेक से चल के। नेक्स्ट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आधार को 12th आइडेंटिटी कार्ड अप्रूव कर लिया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग के लिए। ठीक है, इन द रिवीजन लिस्ट, मतलब किस स्टेट में वोटिंग चलने वाली है? बिहार में चलने वाली है। तो वहां पे इसको 12वां, ऐसे 12वां आईडी कार्ड यूज कर लिया जाएगा आधार कार्ड को, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो बिहार के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। और अब देख लेते हैं, आईडी मतलब आधार एक आईडी प्रूफ है, सिटीजन प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये भी एक मेन चीज कोर्ट ने साथ साथ बोला है। तो 12वां आईडी है ये। इसके साथ 11वां आईडी कौन कौन सा है? ये देखो, ये तो एपिक आईडी, वोटर आईडी जो इशू करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सर्विस कहीं पे करते हो आप, सेंट्रल स्टेट पीएसयू, वो भी एक आईडी प्रूफ की तरह। पासबुक किसी बैंक की विद फोटो, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल आईडी कार्ड लाइक एमपी एमएलए कुछ हो। ठीक है, और आधार कार्ड 12वां, इन सबको आप लेके जाओगे तो आप वोटिंग कर सकते हो। बट आधार कार्ड इज नॉट ए सिटीजनशिप कार्ड। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला है 2025 का। इंडिया का रैंक क्या है और फर्स्ट टॉप किसने किया? तो भाई इसमें इंडिया का रैंक है 38। अब टॉप किसने किया? आप देखो, यूएसए ने किया, स्विट्जरलैंड ने किया। ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसमें टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, और इंडिया का रैंक है 38। स्विट्जरलैंड के बाद कौन सा है? स्विट्जरलैंड के बाद है स्वीडन, फिर है यूनाइटेड से तीसरे नंबर पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया लीड कर रहा है। टेबल आप में यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड पीएम मित्रा टेक्सटाइल से रिलेटेड अप्रैल पार्क बनने जा रहा है। वो कौन सी जगह बनेगा? वो धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। रिसेंटली इनोग्रेशन किया गया है इसका। ठीक है, पर्पज क्या है? जो सप्लाई चेन है ना, वैल्यू चेन है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल के लिए, उसका हब बनाना। तो वहां पे इसलिए पीएम मित्रा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क बनाया जा धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। फ्रीडम एज एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई है। तो ये किन कंट्रियों के बीच में होती है? ये होती है यूएसए, साउथ कोरिया, जापान के बीच में। कहाँ पे होती है? ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, रिसेंटली जेजू आइलैंड साउथ कोरिया के अंदर कंडक्ट करी गई है। तो मैप में आप अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया, फिर जापान, और साथ में साइड में होता है यूएसए, और बीच में पैसिफिक आइलैंड पड़ता है। सियारा खोंग हताई चिल्ली फेस्टिवल, चिल्ली को लेके फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? और ये मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, हथाई चिल्ली को लेके, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, सियारा खोंग, और इस तरीके की चिल्ली दिखाई देती है।
रिसेंटली इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए। वो कहाँ पे बनाया जाएगा और किस कंट्री के साथ किया है? ये क्या, मॉरिशस के साथ, न्यू नियर डिएगो ग्रेसिया, वहां पे इसको सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन लगाया जाएगा। ठीक है। TTNC, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, मॉरिशस, एंड द लोकेशन इज चागोज आर्किपेलागो के अंदर, डियागो ग्रेसिया। इंस्पायर अवार्ड 2025 दिया गया है। हाईएस्ट नंबर किस लिए दिया जाता है? इनोवेशन के लिए, स्टूडेंट्स को इनोवेशन आइडिया देने के लिए। इस बार के हाईएस्ट नंबर किस कहाँ से है, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इनोवेशन जो हुए स्टूडेंट्स की तरफ, वो कहाँ पे हुए? ये हुआ मुजफ्फरपुर बिहार से। तो पहला नंबर मुजफ्फरपुर बिहार का है इंस्पायर अवार्ड के अंदर। देख ले इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम कौन सा है, इसके अंदर क्या होता है। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के अंदर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट को दिया जाता है। डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, मानक स्कीम पता होनी चाहिए, अवार्ड का नाम पता होना चाहिए, किसको दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट, बाकी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। ठीक है। अब ये मानक क्या होता है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, मानक का हो गया। ठीक है। अब साथ ही सेकंड नंबर पे क्या आता है? बेंगलुरु अर्बन और बागलकोट तीसरे नंबर पे आया। ठीक है। मुजफ्फरपुर पहले नंबर पे आया। 6 to 10 दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है। और इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये इंस्पायर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल, मतलब जो इंडिया के मार्केट को एक्सेस करने के लिए एक होलिस्टिक पोर्टल बनाया गया है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन के इन्वेस्टर एक विंडो के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें। तो रिसेंटली सेबी के द्वारा बनाया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वी इंडेक्स, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकाला गया। किस स्टेट के द्वारा निकाला गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया इसको, वी इंडेक्स को। ठीक है। उद्यति फाउंडेशन के साथ में मिलकर। पैरामीटर कौन कौन से कंसिडरेशन किए गए? एंटरप्रेन्योरशिप कितना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चूज हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहली बात तो यही पता होना चाहिए आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला फिलीपींस। ठीक है। और ये बैंक किस तरीके की बैंक है, कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, ये भी आइडिया होना चाहिए। और देख लेते हैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिलेक्ट हुए एल सत्य श्रीनिवास। ठीक है। एल सत्य श्रीनिवास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चूज हुए एडीबी के। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। ठीक है। ये इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये 96 में बनी थी ये बैंक। पर्पस होता है इसके मेंबर को और पार्टनर्स को प्रोवाइड करना लोन, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये होता है। 68 मेंबर है इसके कुछ। ठीक है। मेजर शेयर होल्डिंग यूएसए के पास है, दूसरा चाइना के पास है, इंडिया का तीसरे नंबर पर आता था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जंगल वॉरफेयर स्कीम ट्रेन करने के लिए सेंट्रल स्टेट पुलिस को, किस स्टेट के अंदर? ये करागाटा हिल्स छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि माओइस्ट की एक्टिविटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। जंगल वारफेयर स्कूल्स। और वो जंगल वारफेयर क्यों? क्योंकि वो लोग जंगल के अंदर रहते हैं, वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अटैक करने की। तो ट्रेन किया जाएगा सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी एंड स्टेट पुलिस को, काउंटर इंजर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर ऑपरेशन के लिए। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक न्यू स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट क्या है? म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, मतलब अब इंडिया को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है कि मतलब अगर एक पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, साथ साथ तो अटैक ऑन सऊदी अरेबिया कंसीडर किया जाएगा, तो वो भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो सऊदी अफ्रीका पाकिस्तान ने साथ में इसको म्यूचुअल डिफेंस एक्ट को साइन कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं जेंडर स्नैपशॉट, जो हाईलाइट करेगा प्रोग्रेस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। किसने इसको साथ में मिलकर रिलीज किया है? तो ये यूनाइटेड नेशन वुमन और यूएन देशा ने इसको साथ में मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है। देख लेते हैं देशा क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने जो वुमेन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उससे लेके प्रोग्रेस क्या है उसको ये मेजर करेगा। आदि कर्मयोगी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है, आदि कर्मयोगी अभियान। तो कहाँ से इसको रोलिंग किया, मतलब पहला ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इस प्रोग्राम की? तो स्टार्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम को मध्य प्रदेश के अंदर, पहला। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या किया जाएगा? फ्लैगशिप कैंपेन है टू क्रिएट ग्रास रूट ट्राइबल चेंज लीडर्स एंड स्ट्रेंथन लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, मतलब एक तरीके से जो ग्रास रूट पे ट्राइबल लीडर्स है ना, उनमें चेंजेस लाने के लिए और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी के लिए इसको हर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इसके 3 पिलर है। 3 पिलर कैसे कौन कौन से हैं? सेवा
पहले तो सर्विस, फिर समर्पण, डेडिकेशन दिखाना, संकल्प, रिजॉल्व करना। ठीक है, इसके 3 पिलर हैं। 2030 तक ट्राइबल विलेज में ग्राउंड लेवल मतलब बॉटम लेवल पे डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को के लिए प्लेज लेना। ठीक है, इसके 3 पिलर हैं लीडरशिप के। लीडरशिप के 3 पिलर कौन? आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी। कर्मयोगी के अंदर कौन आता है, सहयोगी के अंदर कौन आता है, साथी के अंदर कौन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं। आदि कर्मयोगी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह होंगे, ठीक है, वो आ गए। सहयोगी जैसे टीचर हो गए, यूथ हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए। साथी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एल्डर्स, विलेज। ये सबका रोल देखा जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर। और अभियान का पर्पस क्या है? आप एक कैंपेन है ये क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस टू ग्रास रूट ट्राइबल चेंज लीडरशिप एंड स्ट्रेंथन लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी टू द ट्राइबल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला नवंबर में यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ इंडिया का। तो ये यूनियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं अपनी इंडिया की रसिया हो गया, ठीक है, अर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया। ठीक है, ए बी से अर्मेनिया, बेलारूस। अर्मेनिया अजरबैजान के साइड में पड़ती है, बेलारूस आपको पता ही है कहाँ पे पड़ता है, रशिया के लेफ्ट में। कजाकिस्तान साथ साथ में है, और रशिया अपना हो गया। ये 5 कंट्रीज हैं, देख लेते हैं मैप के थ्रू, ज्यादा इजी रहेगा। तो बेलारूस और रशिया, कजाकिस्तान ऊपर, किर्गिस्तान नीचे, साथ साथ में अर्मेनिया। और आपको याद रखना है, ये 5 कंट्री के साथ ये EU, यूरोपियन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ये है। कंट्रीज का आपको नाम याद होगा, बस क्वेश्चन कैसा आ सकता है, EAEU के अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 बॉर्डरिंग है, अजरबैजान के क्रॉस करके अर्मेनिया और एक और है। ठीक है, 49B इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली 49B के अंदर इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 9661 के अंदर चेंजेस किए हैं, रिवाइजन किया है। तो ईवीएम बैलेट पेपर को लेके बिहार इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं रूल 49B के अंदर। तो वो चेंजेस क्या है, उन चेंजेस के बारे में पूछ रहा है। तो चेंजेस क्या है? पहला तो कलर फोटोग्राफ होगा कैंडिडेट का। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट होता था बैलेट पेपर के अंदर, वो अब कलर होने वाला है। सीरियल बोल्ड होंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म फॉन्ट साइज होगा हर नाम का। ठीक है, कलर्ड होगा, बोल्ड सीरियल्स होंगे, और यूनिफॉर्म फॉन्ट होगा हर नाम का। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके होगा। जैसे देखो पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर्ड हो गया, सेम फॉन्ट साइज हर चीज में। ठीक है, और दूसरा, ये तीसरा क्या पॉइंट था, यूनिफॉर्म फॉन्ट साइज और बोल्ड सीट है, सारे बोल्ड है और यूनिफॉर्म फॉन्ट साइज है। ठीक है, और पिंक कलर का ये स्टेट असेंबली के लिए साथ साथ में लॉन्च किया गया है। साइज अगर आप क्या करते हैं, 3x4 स्पेस लेगा फोटो। ठीक है, और सीरियल नंबर बोल्ड होंगे, साइज 30 रखा जाएगा। नोटा का भी फॉन्ट साइज सेम होगा जैसे बाकी और साइज है। पेपर GSM 70 किया जाएगा। पिंक कलर असेंबली, ये कलर भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। पिंक कलर यूज किया जाएगा असेंबली इलेक्शन के लिए। ठीक है, बिहार इलेक्शन से ये स्टार्ट होने वाला है। हैप्पी सिटी इंडेक्स जिसमें कोपेनहेगन डेनमार्क ने टॉप किया है हैप्पीएस्ट सिटी में, तो ये कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी फॉर लाइफ रिलीज करता है। बस इतना आपको पता होगा टॉप किसने किया है और कौन रिलीज करता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करती है, रिसेंटली एक नई कैटेगरी अवार्ड की कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लॉन्च की है। वो 2025 में न्यू एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के लिए, वो कौन सी कैटेगरी है? वो कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर को भी इंक्लूड करने के लिए कैटेगरी की है, ताकि वो लोगों का फॉलोअर्स काफी ज्यादा रहते हैं, अगर वो इस तरीके का मैसेज देंगे एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, तो रीच बढ़ेगी और लोग भी अवेयर होंगे। तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा जो ज्यादा बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ICGS अक्षर, ये क्या है? ये रिसेंटली इंडक्ट किया गया है। ये क्या है? फास्ट पेट्रोल व्हीकल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, बिल्ट किया है। पेट्रोलिंग के लिए काम आएगा, FPV। और डेवलप किसने किया है वो पता होना चाहिए। ICGS अक्षर इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस के अंदर आएगा अक्षर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है, फास्ट पेट्रोल व्हीकल है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के अंदर सर्विलेंस के लिए, एंटी स्मगलिंग के लिए, एंटी पायरेसी, फिशरी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन और SCR मिशन के लिए काम आएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार में लॉन्च की गई है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। इसका पर्पज क्या है? पर्पज है कि यूथ जो अनएम्प्लॉयड है 20 से 25 की में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको एक 2000 रुपए का भत्ता देना, 2 साल के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, 1000 रुपए का, सॉरी गलती होगी मेरे से, थोड़ा ये 1000 है, नॉट 2000। ठीक है, 1000 रुपए का स्कीम, 2 साल तक, 20 से 25 की उम्र में अनएम्प्लॉयड। साथ साथ में स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिहार के अंदर लॉन्च किया गया है। नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अब देखो यहाँ तो ऑप्शन मैंने लगा ही दिया, चलो कोई नहीं। ये
क्या है ये, एक तो में ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, एक्ट के अंदर बनाई गई है पार्लियामेंट के। पहले पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए, एनसीबी क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये पड़ती है। अब इसका पर्पज क्या है? पर्पज है कि ये एनडीपीएस एक्ट है ना 1985 का, तो उसके अंदर इसको जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको रोकथाम लगाना, वो इसका काम है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। ये स्टेचुटरी बॉडी है, बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पड़ती है, ठीक है। वही ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर रोज ना, अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस, उन सबको रोकने का काम है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन होता है? या तो आईपीएस होगा या आईआरएस होगा। इंडिया और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है कुछ प्रोग्राम को लेके, वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए। साथ में है, हाथ मिलाया है इंडिया और एफएओ ने, ठीक है। तो ब्लू पोर्ट्स मतलब कि स्मार्ट सस्टेनेबल हार्बर बनाए जाएंगे इसके अंदर। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया है? द्वीप से किया गया है, और ये गुजरात से और कराईकल पुडुचेरी से, ठीक है। और एफ क्या है? ये स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन है, 1914 बनी थी, हेडक्वार्टर रोम इटली, और ये इंडिया में इसका मेंबर है। अभी देखो, कुछ स्पीसीज न्यूज में होती है ना, उसका हमेशा आयुसन स्टेटस को लेके ही क्वेश्चन आ सकता है, और कोई क्वेश्चन बनने का तरीका ही नहीं है। तो देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रेड पांडा है, उसका आयुसन स्टेटस क्या है? ये न्यूज में था, कोचिंग को लेके काफी, ठीक है। तो इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है, इतना आपको पता होगा। रेड पांडा का आयुसन स्टेटस एंडेंजर्ड, क्वेश्चन कन्वर्ट, इससे ज्यादा डेप्थ में जाएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। और पोचिंग वगैरह, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन को लेकर इनकी जनसंख्या घटती जा रही है, 10,000 अब कुछ मैच्योर इंडिविजुअल बचे हैं जंगल में, उससे भी और धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाता है अनबू करंगल स्कीम, तमिलनाडु के अंदर लॉन्च की गई है। ये भी एक फाइनेंशियल एड स्कीम है, किनको? और फंड, जो अनाथ हो गए हैं और वनरेबल चिल्ड्रन को लेके, जो उनका स्कूल से ड्रॉप आउट का चांसेस है, ठीक है। या तो उनके दोनों माता पिता मर गए, या एक मर गया है, एक जिंदा है पर वो नॉट इन द कंडीशन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन, तो ठीक है। इसमें 2,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा मंथली, अप टू एज ऑफ 18, जब तक वो 18 साल होकर पढ़ लिखना जाए तब तक के लिए दिया जाएगा। अनबू करंगल, ठीक है, एक तरीके से हाथ थामना इसका नाम है, तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। 2,000 रुपये का भत्ता, 18 साल की एज तक। तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था मेरे को वहाँ पे, मैंने 1,000 की जगह 2,000 बोल दिया था। जो मुख्यमंत्री निश्चय योजना थी वहाँ पे, जॉबलेस लोगों को जॉब देने के लिए बिहार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस्ट्रोस्केल जापान रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, उसके साथ मिलके लॉन्च करने के लिए आईएसएस से J1 सैटेलाइट को। ये जापान की तरफ से पहली बार एग्रीमेंट आया है इंडिया को लेके, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो लॉन्च व्हीकल इंडिया का कौन सा यूज करने के लिए उन्होंने डिमांड ली है? पीएसएलवी को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज किया जाएगा। उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है अपनी कमर्शियल आर्म एनएसआईएल के साथ मिलकर, एस्ट्रोस्केल जापान ने। अब देख लेते हैं ये है क्या, आईएसएस से जे क्या, ये क्या, इन सितु स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान, ठीक है। किस चीज की अवेयरनेस फैलाएगा, मतलब किस चीज की सिचुएशन देखेगा? जो लार्ज डिफंक्ट सैटेलाइट्स को लेकर, स्पेस में जो डेवरीज है ना, जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, उन सब की सिचुएशन का अवेयरनेस लेगा ये, ठीक है, जायजा लेगा। तो आईएसएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो एनएसआईएल के साथ किया है, जो कमर्शियल आर्म है इसरो की। तो ये पीएसएलवी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा इसको 2027 में। तो ये पहला फर्स्ट डेडिकेटेड पीएसएलवी लॉन्च प्रोक्योर्ड बाय जापानीज प्राइवेट कंपनी है, जो इंडिया का ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च में एक तरीके से स्ट्रेंथन करता है इंडिया का रोल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया का पहली बार इंडिया का कोई इंडियन सिलेक्ट हुआ है वर्ल्ड बैंक की पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर 2025-26 के लिए। तो उनका नाम है विवेकानंद गुप्ता, नाम पता होगा, क्वेश्चन करना। वर्ल्ड बैंक की पीएफएमए टीम के अंदर ये आए हैं इंडियन, विवेकानंद गुप्ता। ये ईपीएफओ मतलब रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर है। नेक्स्ट देखते हैं बुक को लेके, एक है बुक, ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, नॉर्थ साउथ डिवाइड इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है रवि के मिश्रा के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जामिन किया गया? डेमोग्राफी चेंजेस को लेके, और इम्पैक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन, फेडरल बैलेंस, पॉलिटिकल डिबेट अराउंड डिलिमिटेशन, स्पेशली बिटवीन नॉर्थन एंड साउथन। मतलब जो डिलिमिटेशन किया जाता है ना, डिलिमिटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए जनरली, अगर आप पॉलिटी वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसको लेके इसमें डिस्कस किया गया, एग्जामिन किया गया प्रॉपर्ली, तो उससे रिलेटेड बुक है रवि के मिश्रा के द्वारा। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, इन तीनों टॉपिक्स पे नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है उसको लेके इसके अंदर एग्जामिन की गई है। तो ये थे कुछ इस वीक के करंट अफेयर, लेटेस्ट अपडेटेड बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अच्छे से रिवाइज करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंटेंट अच्छा लगा कमेंट करके बताएं और क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या रह गया है, क्या। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे जो जो अपडेट्स होती हैं वो साथ साथ में मैं शॉर्ट्स फॉर्मेट में डालता हूँ। प्ले लिस्ट में जाएं, चेक करें, आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है कि डिफेंस से कौन सा है, बुक्स पे कौन सा है, साइंस से रिलेटेड कौन सा है, इकोनॉमी से कौन है, पॉलिटी से कौन सा है, अच्छे से क्रिएट किया हुआ प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ ही साथ मंथ का और अपना वीकली करंट अफेयर सबका एक अच्छे से लिस्ट बनाया हुआ है। रिवाइज करें अच्छे से और अपना एग्जाम में सक्सेसफुल हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू ऑल।